नमस्कार। कभी सोचा है कि हिंदी भाषा में कैसे कुछ शब्द मिलकर एक बिल्कुल नया और छोटा सा मजेदार शब्द बना देते हैं? भाई ये तो एक कला है और इसी कला को हम कहते हैं समास। तो आज हम इसी की दुनिया में गोता लगाने वाले हैं और देखेंगे कि कैसे ये शब्द जोड़कर भाषा को और भी खूबसूरत बना देते हैं। तो सवाल यही है ना, कि आखिर ये होता कैसे है? कैसे हमारे पास जो शब्द पहले से हैं उन्हीं से हम नए मीनिंगफुल शब्द बना लेते हैं? और इसका सीधा साधा जवाब है समास। जी हाँ, समास दरअसल एक प्रोसेस है, एक तरीका जिसमें हम दो या दो से ज्यादा शब्दों को जोड़कर एक नया शब्द बना देते हैं। इसका मतलब ही होता है छोटा करना या संक्षेप करना। सोचिए कितनी कमाल की बात है, भाषा को छोटा, सुंदर और सटीक बनाने का एक जबरदस्त टूल। तो आगे हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले समास से जान पहचान करेंगे, फिर उसके दो खास हिस्सों को समझेंगे। उसके बाद देखेंगे कि कौन सा शब्द ज्यादा बॉस है, उस हिसाब से इसके टाइप कैसे बनते हैं, और फिर एक एक करके इन सभी टाइप्स को भी जानेंगे। और हाँ, आखिर में इन्हें पहचानने के कुछ मजेदार ट्रिक्स भी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले पड़ाव से, समास से एक इंट्रोडक्शन। मतलब आखिर ये सामासिक शब्द या जिसे हम कंपाउंड वर्ड कहते हैं, ये है क्या भला? देखिए, समास का सीधा सा काम है शब्दों को जोड़कर एक नया मीनिंगफुल शब्द बना देना। जैसे इतना लंबा कहने की जगह के राजा का पुत्र हम बस कह देते हैं राजपुत्र। कितना आसान हो गया। या फिर नीला है जो कमल की जगह सीधे सीधे नीलकमल। है ना कमाल? इससे सिर्फ शब्द छोटे नहीं होते, भाषा में एक अलग ही वजन और असर आ जाता है। ठीक है, तो अब हमें ये तो पता चल गया कि समास क्या है। तो अब अगला स्टेप क्या है? चलिए इस कंपाउंड शब्द को जरा खोल कर देखते हैं, इसके अंदर क्या क्या हिस्से हैं। तो हर सामासिक शब्द के ना दो मेन पार्ट्स होते हैं। पहले वाले को कहते हैं पूर्व पद और दूसरे वाले को उत्तर पद। अपने पुराने वाले उदाहरण को ही लेते हैं, राजपुत्र। इसमें राज हो गया पूर्व पद और पुत्र हो गया उत्तर पद। सिंपल। और हाँ, इन्हीं दो पदों का खेल समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही हमें अलग अलग तरह के समास पहचानने में मदद करेगा। और बस यहीं से कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है। अब हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन की, यानी वर्गीकरण। और ये वर्गीकरण इस बात पर होता है कि कौन सा पद यानी पूर्व पद या उत्तर पद ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन है हीरो। ये जो टेबल है ना, इसे समास को समझने की मास्टर की समझिए, बहुत आसान है। देखिए, अगर पहला पद मेन है तो वो है अव्ययी भाव समास। अगर दूसरा पद मेन है तो वो तत्पुरुष, कर्मधारय या द्विगु में से कोई एक होगा। अगर दोनों ही पद बराबर के इंपॉर्टेंट हैं तो वो है द्वंद्व। और सबसे मजेदार, अगर दोनों में से कोई भी मेन नहीं है बल्कि मतलब ही कुछ तीसरा निकल रहा है, तो वो होता है बहुव्रीहि समास। बस यही पूरा खेल है। तो चलें सबसे पहले उस ग्रुप की बात करते हैं जिसमें सबसे ज्यादा टाइप्स हैं, यानी वो समास जहां दूसरा पद उत्तर पद मेन होता है। इसके अंदर आते हैं तीन खिलाड़ी, तत्पुरुष, कर्मधारय और द्विगु। तो पहला है तत्पुरुष समास। इसमें जैसा कि हमने कहा दूसरा पद ही हीरो है, पर इसकी असली पहचान क्या है? इसकी पहचान है वो छोटे छोटे शब्द जो गायब हो जाते हैं। जब हम दो शब्दों को जोड़ते हैं ना, तो उनके बीच के का, के, में, से जैसे शब्द जिन्हें हम कारक चिन्ह कहते हैं, वो छिप जाते हैं। और मजे की बात यह है कि तत्पुरुष के भी कई सब टाइप्स होते हैं, और ये इस पर डिपेंड करता है कि कौन सा वाला शब्द छिपा है। जैसे गगनचुंबी, इसका मतलब क्या है? गगन को चूमने वाला। यहाँ को गायब है। या फिर ले लीजिए मनचाहा, मतलब मन से चाहा, यहाँ से गायब है। तो ये जो छुपे हुए शब्द है ना, यही इसकी असली पहचान है। अब बारी है कर्मधारय समास की। इसमें भी दूसरा पद ही मेन है, लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है। इसकी खासियत ये है कि पहला पद दूसरे पद की क्वालिटी बताता है। मतलब पहला पद एक एडजेक्टिव होता है। जैसे महादेव में देव कैसे हैं? महा यानी महान। या नीलकमल में कमल कैसा है? नीला है। बस यही है कर्मधारय। और इस ग्रुप का तीसरा और सबसे आसान समास है द्विगु। अरे इसको पहचानना तो बच्चों का खेल है। इसमें भी दूसरा पद मेन होता है, पर पहला पद हमेशा हमेशा एक नंबर होगा, एक संख्या। जैसे चौराहा, मतलब चार राहें। या तिरंगा, तीन रंग। नंबर देखा? समझ जाइए ये द्विगु है। चलिए, हमने एक बड़ा ग्रुप तो कवर कर लिया। अब फटाफट बाकी बचे हुए समास के टाइप्स को भी देख लेते हैं और इस कहानी को पूरा करते हैं।
तो अब आता है अव्ययी भाव समास। इसमें पासा पलट जाता है। यहाँ पहला पद यानी पूर्व पद वो होता है मेन, और मजे की बात यह है कि ये पहला पद अक्सर एक उपसर्ग होता है, मतलब एक छोटा सा शब्द जो शुरू में जुड़कर पूरे शब्द का मीनिंग ही बदल देता है। और इसे पहचानने का एक सीक्रेट बताता हूं। बस पहले शब्द पर नजर रखिए। अगर शब्द यथा, अनु, आ, प्रति, भर या हर जैसे शब्दों से शुरू हो रहा है तो बस कह सकते हैं कि ये अव्ययी भाव समास है, जैसे यथाशक्ति या प्रतिदिन। अगला है द्वंद्व समास। इसमें कोई छोटा बड़ा नहीं होता, दोनों ही पद बराबर के बॉस हैं, टीम प्लेयर्स। जब हम इन शब्दों को अलग करते हैं तो बीच में और, एवं या आता है, और अक्सर इनकी पहचान के लिए बीच में एक हाइफन लगा होता है, जैसे माता पिता, मतलब माता और पिता दोनों बराबर। और अब आता है सबसे अनोखा, सबसे रहस्यमयी समास, बहुव्रीहि। इसमें न पहला पद मेन है न दूसरा, ये दोनों तो बस मिलकर किसी तीसरे की तरफ इशारा कर देते हैं। मतलब ही कुछ और निकल आता है, जैसे लंबोदर। इसका शाब्दिक अर्थ है लंबा पेट वाला। पर क्या हम पेट की बात कर रहे हैं? नहीं, हम बात कर रहे हैं श्री गणेश की। हाँ, एक बात का ध्यान रखना जरूरी है, द्वंद्व और बहुव्रीहि में कंफ्यूज नहीं होना है। द्वंद्व में दोनों शब्द इंपॉर्टेंट हैं, माता पिता, लेकिन बहुव्रीहि में एक तीसरा नया मतलब इंपॉर्टेंट हो जाता है, जैसे दशानन। इसका मतलब सिर्फ 10 सिर नहीं है, इसका असली मतलब है रावण। वाह, तो हमने सभी टाइप्स को समझ लिया है। अब आखिर में इन सबको पहचानने के लिए एक क्विक गाइड, कुछ आसान ट्रिक्स देख लेते हैं। तो किसी भी सामासिक शब्द को देखकर घबराना नहीं है, बस ये 4 स्टेप चेकलिस्ट याद रखिए। स्टेप 1, क्या पहला शब्द कोई नंबर है? अगर हां तो ये शायद द्विगु है। स्टेप 2, क्या पहला शब्द कोई उपसर्ग है, जैसे यथा या प्रति? तो ये अव्ययी भाव हो सकता है। स्टेप 3, क्या बीच में हाइफन है और दोनों शब्द बराबर के हैं? तो ये पक्का द्वंद्व है। और स्टेप 4, क्या मतलब कुछ तीसरा ही निकल रहा है? तो ये बहुव्रीहि है। और अगर इन चारों में से कोई नहीं है तो ज्यादातर चांस है कि वो तत्पुरुष या कर्मधारय होगा। तो अब ये राज की बात तो हमें पता चल गई है। अब असली मजा तो इसे असल जिंदगी में ढूंढने का है। तो अब सवाल ये है कि आज जब आप किसी से बात करेंगे, कुछ पढ़ेंगे या कोई गाना सुनेंगे, तो कौन कौन से समासिक शब्द पकड़ में आएंगे? जरा ध्यान देकर देखिएगा, ये हमारी भाषा में हर जगह हैं।